नमस्कार। टी.एस. इलियट की पोएम द हॉलो मैन और द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, इन दोनों पर डिटेल्ड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं टी.एस. इलियट और उनकी इन्हीं दोनों पोएम्स पर। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं आपको हमेशा नोट करने को कहती हूँ, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके ये दोनों डेट्स नोट कीजिए। व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न? तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं 1887, 1888, 1889 और 1890। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो 1888 है, यानी कि बी। और इसके साथ ही आप डेट भी नोट कर लीजिए, सितंबर 26। और इसके साथ ही आप उनकी डेथ की डेट भी नोट कीजिए, 4 जनवरी 1965। ये दोनों डेट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द वेस्टलैंड पब्लिश्ड? ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। टी.एस. इलियट की एक्चुअली फेम जो डिपेंड करती है वो इसी पोएम पर डिपेंड करती है। एक तो ये द वेस्टलैंड पोएम और एक मर्डर इन द कैथेड्रल उसका ड्रामा है। इन दोनों पर उसकी फेम डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा अच्छी रचनाएं हैं ये, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे चलकर आएंगी MA लेवल पर, तो तब पढ़िएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो पब्लिश कब हुई थी द वेस्टलैंड। जो डेट्स हैं हमारे पास 1922, 1924, 1923 और 1925 में से जो सही डेट है वो 1922 यानी कि 1922 है। ए हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। When did he receive Nobel Prize? यानी when did T.S. Eliot receive Nobel Prize? T.S. Eliot को नोबेल प्राइज़ कब मिला? जो डेट्स हैं 1946, 47, 48 और 1949 में से जो सही डेट है वो है 1948। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द हॉलो मैन वॉज पब्लिश्ड? तो किस वर्ष द हॉलो मैन, जो पोएम आपके सिलेबस में भी है, वो प्रकाशित हुई थी? 1922, 1923, 1924 या 1925? तो इसमें से जो सही डेट है वो 1925 है। द हॉलो मैन 1925 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द पोएम? यानी जो पोएम है द हॉलो मैन, उसमें कितने पार्ट्स हैं? तो वो 5 पार्ट्स में बटी हुई है। यहाँ जो ऑप्शंस हैं 1, 3, 4, 5, तो जो सही ऑप्शन है वो 5 पार्ट्स है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि उसमें 2 एपिग्राफ्स भी थे, तो वो भी आपको याद रखने हैं। 2 एपिग्राफ्स हैं और जो पोएम है वो 5 पार्ट्स में बटी हुई है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपके लिए एक चीज़ और नोट की है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मर्डर इन द कैथेड्रल उसका बहुत फेमस ड्रामा है, और इसकी डेट भी आप नोट कर लीजिए, 1935, 1935 में ये ड्रामा पब्लिश हुआ था। फिर आगे आइए 7th क्वेश्चन पर, हु टेक्स द हॉलो मैन टू द अदर वर्ल्ड? तो जो हॉलो मैन हैं उनको दूसरी दुनिया में कौन ले जाता है? कैरॉन, एंजल, डेविल या मैसेंजर ऑफ गॉड? तो एक नाविक है, नाव चलाने वाला, कैरॉन उसका नाम है, वो दूसरी दुनिया में ले जाता है। उसको एक सिक्का चाहिए होता है, इसके लिए जो मरे हुए लोग हैं उनके मुंह में एक सिक्का डाल दिया जाता है जब उनको दफनाया जाता है। तो ये कैरॉन उनको अदर वर्ल्ड में लेके जाता है, तो हमारा जवाब होगा ए। फिर है, ओरिजिनली द हॉलो मैन इंटेंडेड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ? यानी मूल रूप से जो हॉलो मैन कविता है वो किसका एक भाग होने वाली थी? द लव सॉन्ग, द जर्नी ऑफ मजाई, या फिर द वेस्टलैंड, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये जो पोएम है ओरिजिनली वो द वेस्टलैंड का ही एक पार्ट होने वाली थी, तो हमारा जवाब होगा सी। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, मल्टीफोलिएट रोज इज सिंबल ऑफ? तो मल्टीफोलिएट रोज किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? गॉड्स ग्रेस, डिवाइन वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है लेकिन आपको तो मालूम ही है वर्च्यूज़ की स्पेलिंग, VIRTUES, और गुडनेस, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो मल्टीफोलिएट रोज इन सभी का सिंबल है, तो हमारा जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। फिर वेयर डू द हॉलो मैन ग्रोप टुगेदर? तो जो हॉलो मैन हैं वो कहाँ, ग्रोप माने ढूंढना, एक दूसरे को अंधेरे में ढूंढना, तो वो कहाँ ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को? एट टेम्स, एट स्टाइक्स, एट गंगा, और या फिर
नन ऑफ दीज। तो ये सब रिवर्स के नाम हैं। टेम्स नदी के किनारे तो लंदन बसा हुआ है, गंगा हमारी माँ है, हमारी पवित्र नदी है, और स्टाइक्स ये नदी अंडरवर्ल्ड में बहती है। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्माएं सब कुछ भूल जाती हैं। हम भी तो वैतरणी पार करते हैं ना मरने के बाद, उसके बाद हम भी सब कुछ भूल जाते हैं। इस जन्म की सारी घटनाएं हम भूल जाते हैं, इसलिए अगले जन्म में जब पैदा होते हैं तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। तो जैसे हमारी वैतरणी नदी है वैसे ही इनकी स्टाइक्स नदी है। तो इसमें डूब के नहीं, सॉरी, लीथे है वो रिवर, तो रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये दूसरी नदी है स्टाइक्स, लेकिन ये इनको पार करनी होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो नदी का जिक्र है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं, वो स्टाइक्स का जिक्र आया है, लीथे का जिक्र नहीं आया है। ये जो स्टाइक्स रिवर है ना, ये धरती और अंडरवर्ल्ड के बीच में बाउंड्री बनाती है। और ये टोटल 5 नदियां हैं जिनका जिक्र किया गया है। आगे आप पढ़ेंगे कभी, एकिरोन उनमें से एक है और लीथे एक है। तो लीथे रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, उसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, उसका कई बार जिक्र आता है। और स्टाइक्स नदी में एक्लीज को डुबकी लगाई थी उसकी माँ ने, और उसकी वजह से वो इनवल्नरेबल हो गया था, यानी उसको उसके ऊपर तीर तलवार भाले किसी का कोई असर नहीं होता था। सिर्फ उसकी एड़ी, जो उसकी हील थी, एक्लीज हील जो इडियम है आपने पढ़ा होगा, उसकी एड़ी कमज़ोर रह गई थी, क्योंकि उसके एड़ी को पकड़ के ही उसकी माँ ने डुबकी लगवाई थी एक्लीज को। तो चलिए, इतना काफ़ी है स्टाइक्स के बारे में ज्ञान आपको। अब आप स्टाइक्स नदी का नाम तो शायद नहीं भूलेंगे इतने डिस्कशन के बाद। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक वो 1915 में पब्लिश हुआ था। वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 2 बार मेरे पास सिलेबस आया है, तो एक बार उसमें द हॉलो मैन का नाम है, और दूसरी बार जब सिलेबस आया है तो उसमें जे अल्फ्रेड प्रूफोक का नाम है। तो एक बार दोनों पोइम्स का नाम दिया गया है, तो आपको दोनों के बारे में जानकारी रखनी है। और दोनों ही वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इसीलिए कि कोई भी हो, किसी पर भी क्वेश्चंस आएँ तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक दूसरी बुक है, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से देखते हैं। व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ टी.एस. इलियट? टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या था? तो जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनमें से सही ऑप्शन है थॉमस स्टर्न्स इलियट। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, थॉमस स्टर्न्स इलियट। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा बी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेशनलिटी ऑफ टी.एस. इलियट? तो टी.एस. इलियट एक ब्रिटिश राइटर है, इंग्लिश राइटर है, लेकिन वो इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ था। पैदा कहाँ हुआ था? वो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जर्मन, स्पेनिश, कनेडियन या फिर अमेरिकन। तो वो उसकी जो नेशनलिटी थी, उसकी जो राष्ट्रीयता थी, ओरिजिनली अमेरिकन थी, वो अमेरिका में पैदा हुआ था। लेकिन बाद में वो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली उसने। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू विच एज डज टी.एस. इलियट बिलोंग? तो टी.एस. इलियट किस युग को बिलोंग करता है, किस युग से संबंधित है? पोस्ट मॉडर्न एज, मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज या फिर जॉर्जियन एज? तो टी.एस. इलियट मॉडर्न एज को बिलोंग करता है, हमारा जवाब होगा बी। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच सेंचुरी वॉज टी.एस. इलियट राइटिंग? यानी किस शताब्दी में टी.एस. इलियट ने लिखा था? 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी? तो उसने जो अपना लेखन कार्य किया है वो 20th सेंचुरी में किया है, तो हमारा जवाब होगा बी। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट? तो इनमें से कौन सी रचना टी.एस. इलियट की नहीं है? द वेस्टलैंड, ये तो टी.एस. इलियट का है। ऐश वेडनेसडे टी.एस. इलियट का है। द हॉलो मैन टी.एस. इलियट का है। लेकिन चर्च गोइंग किसका है? आपको अच्छे से मालूम होगा, फिलिप लार्किन का है, याद रखिएगा इसको भी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय टी.एस. इलियट? इनमें से कौन सी रचना टी.एस. इलियट की है? द हॉलो मैन, डोवर बीच, माई लास्ट डचेस, प्रेजेंट इन एब्सेंस। तो पहचान ही लिया होगा, द हॉलो मैन टी.एस. इलियट की रचना है, और आपने पढ़ी भी है, आपके सिलेबस में भी है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमने करवाया क्या, दूसरी बुक में भी था ये क्वेश्चन कि टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला। चलिए एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। जो
और आप नोट भी कर लीजिए, नोबेल प्राइज़ उसको 1948 में यानी 1948 में मिला था। फिर ये मैं बता चुकी हूँ आपको डेट ऑफ डेथ उसकी। फिर 9th क्वेश्चन देखिए आप, विच पोइम ऑफ टी.एस. एलियट एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ ग्रेट मॉडर्न पोइट। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिस पोइम के लिए वो जाना जाता है उसकी महानता जो निर्भर करती है, और जिस पोइम ने उसको एस्टेब्लिश किया यानी उसको स्थापित किया एक महान आधुनिक कवि के रूप में, वो कविता थी द वेस्टलैंड। तो नाम आपको याद रखना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन भी मैंने आपको बता रखी है, जो दूसरी वाली बुक में दे रखा था ये। फिर हाउ मैनी सेक्शंस डज द पोएम द हॉलो मैन हैव, तो ये भी हम कर चुके हैं। द हॉलो मैन जो पोएम है उसमें 5 सेक्शंस हैं और 2 एपिग्राफ्स भी हैं। फिर 12th क्वेश्चन देखिए, इन विच वर्स यानी कौन सी वर्स में इज़ द हॉलो मैन कंपोज्ड। द हॉलो मैन कविता लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, कपलेट में, या फिर बैलेड में, या फिर फ्री वर्स में। तो द हॉलो मैन फ्री वर्स में लिखी हुई है। फिर वेयर आर द हॉलो मैन प्लेस्ड, ये जो हॉलो मैन हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, अंडरवर्ल्ड में, हेल में, हेवन में, या फिर परगेटरी में। तो ये जो हॉलो मैन हैं ये अंडरवर्ल्ड में हैं, तो हमारा जवाब ए होगा। फिर द प्लेस इन विच द हॉलो मैन लिव इज़, तो ये जो हॉलो मैन रहते हैं वो जगह क्या है, अ ब्लीक डेजर्ट, अ ग्रीनलैंड, अ हिल टॉप, अ डेजर्टेड केप। तो ये एक ब्लीक डेजर्ट है यानी एक अंधेरा रेगिस्तान है, तो हमारा जवाब होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टफ्ड इनसाइड द हॉलो मैन, तो ये जो खोखले आदमी हैं इनके अंदर भरा हुआ क्या है। और पोइम आपने मेरे साथ पढ़ी ही थी, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, गोल्ड सोना भरा हुआ है, सिल्वर चांदी, या फिर कॉपर तांबा, या फिर स्ट्रॉ माने भूसा। तो इनके अंदर भूसा भरा हुआ है, तो हमारा जवाब हुआ डी। हाउ डू द हॉलो मैन लुक, ये जो खोखले लोग हैं कैसे दिखते हैं, एज सेंट्स, एज नॉर्मल मैन, एज एफिजीज, एज डेड क्रोज। तो सेंट्स नहीं दिखते, संत जैसे नहीं दिखे, नॉर्मल मैन भी नहीं दिखते, डेड क्रोज भी नहीं दिखते, वो एज एफिजीज दिखते हैं। एफिजी मतलब बिजू का मैंने आपको बताया था, एक आदमी सा बना के टांग देते हैं, खेतों में खड़ा कर देते हैं, उसको हिंदी में बिजूका बोलते हैं और इंग्लिश में एफिजी बोलते हैं। तो ये एफिजी जैसे दिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द हॉलो मैन अपीयर, ये जो खोखले लोग हैं वो कैसे दिख रहे हैं, सॉलिड, ब्लाइंड, अगली, या वाइज। ये ब्लाइंड दिख रहे हैं, अंधे दिख रहे हैं, तो हमारा जवाब होगा बी। 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट, किस पौधे के डू द हॉलो मैन गो अराउंड, ये जो खोखले लोग हैं उसके चारों ओर घूम रहे हैं। खोखले लोग किस पौधे के चारों ओर घूम रहे हैं, प्रिकली पियर, मलबेरी बुश, बम्बू बुश, या फिर चेरी बुश। तो वो जो खोखले लोग हैं वो प्रिकली पियर के चारों ओर घूम रहे हैं। विच सॉन्ग आर द हॉलो मैन सिंगिंग, किस प्रकार का गीत ये खोखले लोग गा रहे हैं, नेशनल सॉन्ग, नर्सरी सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग, या फिर विलेज सॉन्ग। तो ये जो खोखले लोग हैं एक नर्सरी सॉन्ग गा रहे हैं, वी गो अराउंड द मलबेरी बुश, ये एक नर्सरी सॉन्ग है, छोटे बच्चों की राइम है, नर्सरी राइम। तो उसको जो बुश का जो पौधा है उसका नाम चेंज कर दिया है, मलबेरी बुश की जगह यहाँ प्रिकली पियर कर दिया है, लेकिन बाकी जो वर्ड्स हैं वो नर्सरी राइम के ही हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डू द हॉलो मैन सिंग देयर सॉन्ग, तो ये जो खोखले लोग हैं अपना गीत कब गाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, एट मिडनाइट, या फिर इन द आफ्टरनून। तो सुबह जल्दी, शाम को देर से, आधी रात को, या दोपहर बाद। तो जो उसमें दे रखा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय दे रखा है, और सुबह 5 बजे का समय दे रखा है। तो अगर आपसे टाइम भी पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 बजे का समय दे रखा है। आपको ऑप्शंस में ये भी दिया जा सकता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो आपको याद रखना है 5 बजे सुबह का समय दे रखा है। तो यहाँ हमारा जवाब होगा ए। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर हैं, देखिए ये 10th क्वेश्चन देखिए, द एपिग्राफ ऑन द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज़ फ्रॉम द बुक। तो ये एपिग्राफ जो है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक का, ये कहाँ से लिया गया है, वो डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। तो जवाब यहाँ पर हमारा सी होगा, डांटे की डिवाइन कॉमेडी है।
फिर है द नेम ऑफ विच पर्सनैलिटी डज नॉट अकर इन द पोइम, तो किस व्यक्ति का नाम इस कविता में यानी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक में नहीं आता। माइकल एंजेलो का नाम आता है, कई बार आया है, लेज़ारस का नाम आया है, हेमलेट का नाम आया है, डांटे का नाम नहीं आया। हालांकि जो एपिग्राफ है वो डांटे की डिवाइन कॉमेडी से ही लिया गया है, लेकिन डांटे का नाम नहीं आया है, तो हमारा जवाब होगा डी। और देखते हैं ये 4 क्वेश्चन और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द टाइटल ऑफ द पोइम इज़, तो इस कविता का जो शीर्षक है वो सटायरिकल है, आयरनिकल है, कॉमिकल है या फिर ल्यूडिक्रस है। तो इस कविता का शीर्षक, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, आयरनिकल है। नाम तो इसका लव सॉन्ग है, लेकिन कहीं से भी ये बिल्कुल भी लव सॉन्ग नहीं है, प्रेम गीत हिंदी में बोलेंगे। तो आपको पढ़कर लगा कहीं से ये प्रेम गीत था? बिल्कुल नहीं था। तो ये आयरनिकल पोइम है। फिर है द इवनिंग स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई इज़ कम्पेयर टू, तो आकाश में जो शाम फैली हुई है उसको किससे तुलना की गई है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो किससे तुलना की गई है आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। टाइटन, अ कैट, अ हॉक, अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, तो इसकी तुलना अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल इससे तुलना की गई है, यानी एक रोगी को जो बेहोशी देकर उसको एनेस्थेशिया देकर टेबल पर लेटा दिया जाता है ऑपरेशन टेबल पर, तो उससे तुलना की गई है शाम की। फिर 17th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रीच चीप होटल्स, यानी सस्ते होटल्स में पहुंचने के लिए एंड रेस्टोरेंट्स में पहुंचने के लिए प्रूफ्रोक क्रॉस्ड, प्रूफ्रोक ने पार किया वाइड रोड्स, नैरो लेन्स, मार्शी लेन्स या फिर हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स। तो अगर आपने वो पोइम पढ़ी है तो आपको याद होगा कि उसने हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स को पार किया है, तो जवाब हमारा होगा डी। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ्रोक इज़ अ मैन हुज माइंड इज़, प्रूफ्रोक एक ऐसा आदमी है जिसका जो दिमाग है इंटीग्रेटेड है, साउंड है, अलर्ट है, डिवाइडेड है। इंटीग्रेटेड मतलब कि सही सलामत होता है, साउंड माने भी स्वस्थ होता है, अलर्ट माने मतलब जगा हुआ और ख़बरदार होता है, और डिवाइडेड माने बटा हुआ, तो उसका जो दिमाग है बटा हुआ है, ये करूं ना करूं। तो जो हमारा जवाब होगा वो डी होगा। ये 4 क्वेश्चन, ये एक और बुक है उसमें भी मुझे अच्छे लगे, तो यहाँ से और देख लेते हैं इनको। टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये उन किताबों में नहीं था। चलिए इस यहाँ से देख लेते हैं। जो ऑप्शंस हैं हमारे पास 1950, 1952, 1948 या नन ऑफ दीज। तो ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट टी.एस. इलियट को 1948 में दिया गया था, तो हमारा जवाब होगा सी। और साथ में आपको ये भी याद होगा कि उसको नोबेल प्राइज़ भी 1948 में ही दिया गया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज़ दोनों ही उसको 1948 में मिले थे। फिर टी.एस. इलियट गॉट सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अमेरिकन सिटीज़न था, वो अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन उसने बाद में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। तो ब्रिटेन की नागरिकता उसने कब ली? ये ऑप्शंस हैं 1927, 1928, 1925 या नन ऑफ दीज। तो उसने जो ब्रिटिश सिटीजनशिप ली वो 1927 यानी 1927 में ली। हमारा जवाब होगा ए। द लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रोक, ये जो पोइम आपने पढ़ी है मेरे साथ, तो वो क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एन इंटीरियर मोनोलॉग, अ सोलिलोकी या नन ऑफ दीज। तो ये जो कविता है एक इंटीरियर मोनोलॉग है, यानी ये दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी इसमें चल रहा है दिमाग में चल रहा है। आपने देखा होगा कहीं से कोई इमेज आ जाती है, कहीं से कोई इमेज आ जाती है, और आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप सोचते हैं तो कभी कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, कहीं कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, कोई बीच में आ गया तो वो श्रृंखला टूट जाती है, सीक्वेंस आपका थॉट्स का टूट जाता है। फिर वो जो व्यक्ति आया था वो चला गया, फिर से आपके दिमाग में शुरू हो जाती है उथल पुथल, फिर कोई थॉट आ जाता है। तो इस तरीके की ये कविता है, यानी पोइट के माइंड में जो चल रहा है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करता चला जाता है इस कविता में। तो ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है, हमारा जवाब होगा बी। फिर 7th क्वेश्चन और देखते हैं। द लव सॉन्ग प्रूफ्रोक बियर्स एन एपिग्राफ, ये पूरा टाइटल ढंग से नहीं दे रहे हैं। द लव सॉन्ग ऑफ
जे एल्फ्रेड प्रूफोक है पूरा नाम। तो बियर्स एन एपिग्राफ इन, तो उसमें जो एपिग्राफ है वो फ्रेंच भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ग्रीक भाषा में है या लैटिन भाषा में है। तो अब आपको ये तो मालूम है कि वो डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है, आपको ये भी मालूम है कि उसको डांटे ने लिखा है। अब आपको ये भी याद रखना है कि वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज उसकी लैटिन है, लैटिन भाषा का लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ जवाब होगा डी होगा। और अब मुझे लगता है कि अब आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, लेकिन भले ही आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होने वाला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको डिटेल्ड वीडियो पोइम्स के ज़रूर देखने हैं, क्योंकि पोइम दोनों ही काफ़ी लंबी हैं और उनकी सारी चीज़ें यहाँ कवर नहीं हो पाई हैं। तो पोइम के बीच में से मान लीजिए कोई कोट आ जाता है, उसमें से एक खाली स्थान छोड़ दिया, एक जो वर्ड है, एक शब्द ओमिट कर दिया और फिर आपसे पूछा कि यहाँ कौन सा शब्द आएगा, तो वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब ध्यान से उन दोनों पोइम्स को पढ़ेंगे। तो उन पोइम्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।